प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एनटी नेट, जेआरएफ से टीजीटी, पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हमें ये भी पता है फ्रेंड्स कि हम 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसका मैंने आज यहाँ 231 से प्रश्नोत्तरी से मैंने लिया है और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर हो, बहुत कारगर सिद्ध हो। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाएँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना? तो पहला प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है? देखो, ये गाइस एक से लिया गया प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑल यूनिट से मैंने एक-एक प्रश्न उठाए हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जहाँ से मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तरी बनने के चांस हैं। भले ही वहाँ का पैटर्न चेंज हो सकता है यहाँ पर अनुच्छेद 51 का पूछ ले या अनुच्छेद 49 का पूछ ले या अनुच्छेद 50 का ही पूछ ले। तो आपको हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है हिंदी भाषा की, वो आपको पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एक चीज और आपको देखना है कि किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन सी भाषा को मान्यता मान्यता दी गई। ठीक है, संविधान में किस भाषा को मान्यता दी गई है, ये आप जरूर देख लेना, है ना? तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी नंबर करेक्ट है। अनुच्छेद 350 में ये बात कही गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और प्रश्नों का पैटर्न देखें, टाइप देखें कि कैसे प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स, इस पैटर्न के प्रश्न बने हैं, यहाँ वही प्रश्न आएंगे। मैं अक्सर ही अपनी वीडियो पर कभी कभी थंबनेल लगाया करती हूँ कि यहाँ पर प्रश्न आपको लल्लू टाप नहीं बल्कि लल्लन टाप मिलेंगे, भले हमारे व्यूअर्स कम हैं। ठीक है, पता है आपको ये एक नया-नया चैनल है। 1 ईयर पहले मैंने इसको, 1 वर्ष हो गए मेरे चैनल को मैंने क्रिएट किया था। उसमें से भी मैंने क्या किया कि 6 महीने मैंने वीडियो डाले, 6 महीने जब तक मेरा नेट क्लियर नहीं था, तो मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट ही ऐसे होते थे फ्रेंड्स कि क्या मैम आपका नेट क्वालिफाइड हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, झूठ तो हम बोल नहीं सकते। हमने कई बार ऐसा ज़िक्र किया है कि हमारी प्रिपरेशन आपके साथ ही चल रही है। मैं हूँ एक की वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर रही हूँ। यदि वीडियो आपके लिए अच्छी हो तो आप भी देखते चले जाइएगा, है ना? और हुआ यूँ ही कि हमारे साथ ही कुछ कुछ मित्र हैं जिनका नेट नहीं हुआ और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, आप सबका प्यार ऐसा हुआ कि मेरा नेट हो गया। तो बस वही जो मैंने तैयारी की है, उसी तैयारी को मैं आपके साथ साझा करती चली जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। एक प्रश्न इस तरह का बनता है कि सुजान और चित्रावली नायक-नायिका किस प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत आते हैं? बताना चाहूँगी, सूफ़ी जितनी रचनाएँ हुई हैं, वहाँ से प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए फ्रेंड्स ज़रूर आता है ना? कभी-कभी जो सूफ़ी रचनाकार हैं, उनका भी जन्मकाल प्रकाशन वर्ष के लिए आता है। मैंने कहा है वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सुनते चले जाइए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से आप सुनते चले जाइए, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही लाभदायक होगी, है ना? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये चित्रावली है। ठीक है, चित्रावली के जो नायक नायिका हैं सुजान और चित्रावली हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की विशेषता है? वैष्णव संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय या कादरी संप्रदाय, है ना? इस तरह देखना है। और यहीं पर आपको फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उन पर ही आप अध्ययन रखें, उनका ही अध्ययन करें। ना कि आप, भक्ति काल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ना कि आप ऐसे पढ़ते चले जाएँ, ठीक है? बड़े ध्यान से आप अपने अपने तैयारी को करें, क्योंकि स्मार्ट ही आपको पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है और इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है। वैष्णव संप्रदाय में अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद की विशेषता देखने को मिलती है ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न के पैटर्न भी बनते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज अबला विलाप, कान्य कुब्ज बलिव्रतम या फिर देवदूत। तो देवदूत जो है वो इनकी रचना नहीं है द्विवेदी जी की, ये रामचरित उपाध्याय की है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबी कविता नहीं है, मतलब कौन सी कविता लंबी नहीं है या कौन सी लंबी कविता की श्रेणी में नहीं आती है? प्रलय की छाया, समय देवता, चांद का मुंह टेढ़ा, बाघ या फिर चुभते चौपदे, है ना? तो इसका आंसर सभी मित्र देंगे। इसका बड़ा ही जी प्रश्न है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे। 235 का
235 का सभी मित्र आंसर देना, प्लीज आप देना, जैसे भी बने जो भी आपको समझ में आए आप जरूर देना कि कौन सी लंबी कविता की श्रेणी में नहीं आती है ना। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बताना चाहूंगी, इस प्रश्न से परिचय कराना चाहूंगी। देखो पहले हमारा फ्रेंड्स पुराना पैटर्न था, जहां पर ये था कि हमारे जो प्रश्न आते थे, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए कवि हैं, कवि की रचनाएं हैं, वो तो आने के चांस थे ही, साथ ही साथ जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, वो रचनाएं चाहे आपके पाठ्यक्रम में लगी हो ना लगी हो, लेकिन नेट का एक पेपर ऐसा है कि उनसे भी रचनाएं पूछने के चांस रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने उपन्यास विधा से कुछ महत्वपूर्ण पात्र लिए हैं। अब आपको ये किसके उपन्यास है ये तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ आपके जो उपन्यास लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में वो भी आपको याद रखने हैं। कुछ एक दृष्टि आपको उन्हीं उपन्यासकारों के अलग जो उपन्यास हैं इंपॉर्टेंट, उन पर भी एक दृष्टि आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत पढ़ता है, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, मुझे यही लगता है। मैं जितना भी पढ़ लूं मुझे कम ही लगता है, बिल्कुल अपना निष्कर्ष मैं आपको बता रही हूँ। कितना भी पढ़ लो लगता है अभी कम ही है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर बताना चाहेंगे कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके पात्रों में संगत बताना है। सागर लहरी और मनुष्य माणिक, समर शेष है रामराज, अंधेरे बंद कमरे नीलिमा, यह पथबंध था श्रीधर, शेखर एक जीवनी भुवन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ई नंबर करेक्ट है। शेखर एक जीवनी का पात्र भुवन नहीं है ना। भुवन मोहिनी किसके पात्र हैं बता देना मित्र, किसी को आता है बता देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा कि ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में शामिल रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? श्रृंगार मंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम या प्रेम सागर। तो प्रेम सागर जो है हमारा करेक्ट आंसर है, डी नंबर करेक्ट है। जो प्रेम सागर है फ्रेंड्स, वो ब्रजभाषा गद्य की रचनाओं में नहीं बल्कि खड़ी बोली गद्य की रचनाओं में शामिल है, ठीक है। खड़ी बोली गद्य की रचनाओं में शामिल रचना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया है कि आनंद वर्धन द्वारा उल्लिखित गुणीभूत काव्य को मम्मट ने क्या कहा है? अवर काव्य, मध्यम काव्य, उत्तम काव्य या फिर उत्तमोत्तम काव्य। तो हमारा जो राइट आंसर है ए नंबर हमारा करेक्ट है, अवर काव्य। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगी कि पहले क्या था। पंक्तियां इकाई 2 में जो हमारे आधुनिक काल थे, चाहे वो छायावाद, प्रगतवाद, प्रयोगवाद, नई कविता हो, वहां से पंक्तियां बनती थी। लेकिन अभी क्या है, जो पंक्तियां इकाई 5 में लगी हैं वहीं से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चाहे इकाई 6 हो, संवाद पूछा जाएगा तो इकाई 6 उपन्यास विधा से पूछ सकता है, कहानी विधा से, नाटक विधा से पूछ सकते हैं, या फिर निबंध विधा से। तो पैटर्न ये चेंज हुआ है फ्रेंड्स कि पहले क्या था, कहीं से भी पूछ दिया जाता था, चाहे हमारी तैयारी हो ना हो, कुछ लोग तुक्का मारते थे, कुछ भी कैसे करके एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पैटर्न चेंज होने के बावजूद जितना कुछ आपके उसमें है सिलेबस में, प्रश्न वहीं से बनेंगे। तो ये हमने आपके पैटर्न से लिया है इकाई 5 से कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? यशोधरा से, साकेत नवम सर्ग से, आंसू से या फिर कामायनी से, है ना। तो सभी मित्र इसका जवाब देंगे, सभी मित्र 239 का जवाब देंगे, ठीक है। 239 का सभी मित्र जवाब देंगे कि यह रचना किससे ली गई है। तो रचनाओं को यदि आप भावार्थ नहीं भी आपने पढ़ा है तो केवल रचनाओं की पंक्तियां पढ़ लीजिए, है ना। कैसे भी तो याद आएगा फ्रेंड्स, याद आएगा ही आएगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी सब कुछ नहीं पढ़ कर गई थी, कुछ को हमने पढ़ा था, कुछ को याद किया, कुछ को तो ऐसे ही पढ़ते चले गए। पढ़ लिया कि चलो कुछ तो उसका हाथ पैर कुछ तो याद आएगा मुझे, तो इसलिए बता रही हूँ कि उसको आप पढ़ते जाइए, कुछ तो न कुछ आपको याद आएगा ही आएगा, है ना। अगला प्रश्न बनता है कि भारतेंदु कृत अंधेर नगरी नाटक के 5वें अंक का दृश्य क्या है? जंगल का दृश्य, बाजार का दृश्य, राज्यसभा का दृश्य या फिर अरण्य का दृश्य। ये देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है, मैं जानती हूँ। हमारा प्रश्न जो है आंसर डी नंबर करेक्ट है। पर एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो जितने नाटक लगे हैं, 3-4 चीजें याद रखना। नाटक के पात्र याद रखना है, नाटक का प्रकाशन वर्ष याद रखना है, साथ साथ आपको नाटक कितने अंकों में विभाजित की गई है याद रखना है, नाटक का रूप याद रखना है, कौन सा नाटक काव्य रूप है, गीत नाट्य है, प्रहसन है ना, किस शैली में लिखा गया नाटक है, ये चीज भी आप जरूर याद रखना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक जरूर भेजें। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, यदि आपको लगता है कि मुझे किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी लाना चाहिए, है ना, तो आप अपना कमेंट अवश्य शेयर करें।
और जो भी आपकी परेशानियाँ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहाँ भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसके पीडीएफ सेंड किए जाएँगे और जो कि आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।